जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल फोकस द फ्यूचर। मैं कासिम खान, आपका होस्ट। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी प्रदेश के मसलों के ऊपर, क्योंकि हमारे साथ हैं मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा साहब, जो कि प्रवक्ता और कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस पार्टी राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग से। हम चर्चा करेंगे मालवीय नगर से ले शुरू करेंगे हम। और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं मंसूर साहब, इस्तकबाल करता हूं हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर पर। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपका मैं भी खैर मकदम करता हूँ। आप तशरीफ़ लाए। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी इन दिनों में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, स्टेट न्यूज़ से नेशनल न्यूज़ पर बन गई मालवीय नगर की सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा। मालवीय नगर में जो सड़क चौड़ीकरण करा गया है जेडीए के जरिए, कि वो उस पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो गैर संवैधानिक है। उसमें कई मंदिर भी थे, सत्संग भवन भी थे, मजार भी थी, मस्जिद भी थी और कई सैकड़ों लोगों के घर भी थे। क्या जेडीए के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि जिससे वो इन धार्मिक स्थलों को बचाया जा सकता था? इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं सबसे पहले मालिक को याद करूँगा, मालिक के हकीकी सना बयान करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद वला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, ख्वातीन हजरात, मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, जवान साथियों, प्यारों, आपका सवाल बड़ा पीड़ादायक है। बहुत दर्दमंदाना सवाल है आपका। ये बड़े दर्द की बात है। बात जवाब देने से पहले डॉक्टर बशीर बद्र, जो अभी अभी इंतकाल हुए हैं, बहुत बड़े उर्दू दाते, बहुत बड़े शायर थे। 87 में उनका भी मेरठ में घर जला दिया गया था, जो हाशिमपुरा कांड हुआ था। जी तो उस वक्त उन्होंने एक शेर लिखा था जी। अपने घर पे खड़े होकर, और उसी दिन मेरठ छोड़ करके भोपाल में आकर बस गए थे और वहीं से दुनिया फानी से कूच कर गए। हम्म। मैंने इसलिए ये तफसील बताई कि उन्होंने बहुत उम्दा बात लिखी थी। वो ये थी कि इंसान टूट जाता है एक घर बनाने में। इंसान टूट जाता है एक घर बनाने में, तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो जो आपका सवाल था कि रोड को चौड़ा किया जाए, ये अच्छी चीज़ है। तरक्की के साथ हम हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, मैं खुद भी हूँ। विकास होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, रास्ते बड़े होने चाहिए। लेकिन दर्द ये है मुझे कि क्या सरकार को या जेडीओ को, जो वहाँ बड़े बड़े प्लानर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज लोग वहाँ बैठे हुए हैं, क्या इन इबादत गाहों को, इन पूजा स्थलों को, इन सत्संग भवन में जहाँ मनन होता है, मंथन होता है, इंसान बैठ करके मालिक का नाम जपता है, इनको बचाया क्या नहीं जा सकता था? रोड को थोड़ा आगे पीछे करके आगे ले जाया जा सकता था। नहीं, इसका एक ये होता है कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो वहां से अंडरपास भी तो बना सकते थे। बड़ा अच्छा सवाल है। ये जी। भी एक रास्ता था, लेकिन ऊपर ये कोई चीज टूटती नहीं। टूटती नहीं। आपने सभी चीजों को मिसमार कर दिया। आपने नहीं सोचा, वहां बहुत सारे लोगों के घर भी चले गए। वही बात, इंसान टूट जाता है घर बनाने में और आप तरस भी नहीं खाते किसी की मकान तोड़ने में। तो हमें ये दुख है और सरकार से मुतालबा है और प्रशासन से भी, क्या इसको बचाया जा सकता था? तो बचाना चाहिए था। हम विकास के पसदर हैं, हम तरक्की के साथ चलने वाले लोग हैं। लेकिन जब, और ये बात भी हमारे नोटिस में आई है कि मस्जिद वाले ये कह रहे थे कि 40-45 फीट चौड़ाई है, आप सारा लेने कम से 15 फीट भी हमें दे दें ताकि हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे। उस इलाके में ये एक अकेली मस्जिद थी। उन बेचारों ने 81 में ख़रीदा, फिर बनाया, 88 के अंदर वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कराया। जब हमारा 82 के अंदर जेडीए बना तो जेडीए में उन्होंने दाखिल डाला। आपने नहीं देखा और आपने उसके मिसमार कर दिया। अब वहाँ जो लोग रह रहे हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, सभी तरह के लोग हैं, वहाँ एक मस्जिद है। उस इलाके में वो नमाज पढ़ने कहाँ जाएंगे, कहाँ अपनी इबादत पूजा पद्धति करेंगे? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है सबको। ये सभी जानते हैं भारत के वासी कि यहाँ जितने भी धर्म है उसको अपनी आज़ादी है।
अपने तरीके से वो अपने मौलिक को, गॉड को, भगवान को याद करेगा, उसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। अब वहाँ के लोगों के लिए क्या रहेगा? तो हमें ये खेद है, हम तकलीफ बयान करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि कहीं भी रोड अगर चोरी करनी पड़ती है या और कुछ करना है तो कम से कम इन चीज़ों को बचाया जाए, इन चीज़ों को बचाया जाए। और गरीब गुरबा के जो घर बार होते हैं, या तो पहले जो बन रहे हैं जाते हैं गलत, उन्हें बनने नहीं दिया जाए, पहले रोक दिया जाए, क्योंकि इंसान टूट जाता है घर बनाने में और आप नहीं सोचते हैं इसे हटाने में। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी कल ही नागौरी खो के अंदर पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। जी सर। उसमें तकरीबन लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और कई सैकड़ों लोग जख्मी हैं, घायल हैं, जले हुए हैं। आखिर इसमें किसकी घोर लापरवाही रही है, आप बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है साहब। मैंने जब कल ये मंजर देखा, सुना, बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, मैं बयान नहीं कर सकता। छोटे छोटे जवान बच्चे घर के, किसी का मर्द था, किसी का बेटा था। अखबार ने लिखा है कि एक बच्चा था, कोई बिलावल या क्या इस तरह का नाम है, वो पानी पिलाने गया था, वो भी जल के मर गया। तो सबसे पहले तो सरकार ये जवाब दे हमें, और यहाँ का प्रशासन जवाब दे, क्या वो परमिशन से थी? पटाखा जब बनता है, हमारे मुल्क कानून से चलता है, हमारे देश में कानून है। क्या इस लाइसेंस शुदा था? वो जगह अवेलेबल थी उसके लिए? इसका मालिक कौन था? क्या सेफ्टी पॉइंट्स वहाँ लगे हुए थे या नहीं लगे हुए थे? वहाँ जो लोकल प्रशासन है, हमारी पुलिस या दीगर प्रशासन है, क्या उसे मालूम नहीं था कि ये केमिकल वाली चीज़ जो ख़तरनाक चीज़ होती है, जिससे पटाखे बनते हैं, तो जरा से विस्फोट में बस्तियाँ जला सकते हैं। और वहाँ घर लुचर के 8 लोग दुनिया से चले गए और कई लोग घायल हैं, उनकी हालत बड़ी दर्दनाक है, और वहाँ किसी को मालूम नहीं था। तो मैं इसकी पूरी लापरवाही सरकार की मानता हूँ और प्रशासन की मानता हूँ, और सरकार से मांग करता हूँ कि इसका मालिक कौन है, उन्हें पकड़ा जाए, कानून के दायरे में सख्त सजा दी जाए उसे, और मरने वालों को भरपूर मुआवजा दिया है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, मैं बजाते खुद मंसूर आलम भी यही मुतालबा है सरकार से, रिक्वेस्ट है, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि उन मरने वालों को पूरा मुआवजा दिया जाए। और जो फैक्ट्री चला रहे थे, क्या वो लाइसेंस शुदा थे? उनको परमिट थी? उन्हें एनओसी थी? वहाँ फायर के सिस्टम थे? बचाव के क्या साधन थे? और इस जिम्मेदारी किसकी है? उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और जो लोग भी दुनिया से चले गए, उनको पालन पोषण का पूरा तरीका सरकार करे, उसको मुआवजा दे, और जो लोग बीमार हैं उन्हें इलाज करे। और सरकार ये बताए आवाम को, इस जनता को, सरकार मालिक नहीं होती है किसी भी स्टेट की और किसी भी मुल्क की, जनता मालिक होती है, जनता के द्वारा बनती है हमारे यहाँ सरकार। तो वहाँ जो लोग थे, आला अफसर कहाँ गए? इस बस्तियों में जहाँ गरीब मजदूर रह रहा है, और घर घर में बताया जा रहा, अखबार भास्कर ने बताया कि कितनी सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। भाई फैक्ट्री के कोई रूल्स हैं, नियम है, कानून है हमारे मुल्क में, उसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो हम सरकार से मांग करते हैं, मुतालबा करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ऐसी दोबारा घटना जयपुर जैसे शहर में ना हो, इस तरह लोग दुनिया से बिना मौत के मर जाएं। ये हमारे लिए क्या अच्छा है? ये सरकार के लिए ये कामयाबी नहीं है। सरकार की कामयाबी की दलील ये कतई नहीं है कि गरीब मजदूर यूं मर जाए। ये कौन चला रहा था फैक्ट्री, कौन है वो, उसका मालिक कौन है, ऑनर कौन है, वो जगह किसकी है, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और सरकार को चाहिए कि भरपूर मदद करे मरने वालों की, उनके आगे पालन पोषण की बात करे, जो बीमार है उनको जेर इलाज करे। याद रखिए, आज सरकार में है आप, कल कोई और सरकार आएगी। आज जो हमारे अफसरान आज हैं, कल दूसरे आएंगे। हर आदमी का एक टाइम होता है, रिटायरमेंट भी होते हैं, लेकिन इस तरह का ख्याल रखना चाहिए। भाई मुल्क में अगर हमारी आवाम, हमारे गरीब लोग, मजदूर लोग, हमारा क्या मिशन है? हमारा मिशन ये है कि हमको गरीबी से आगे जाना है, हमको विश्व गुरु बनना है, हमको सुपरमैन बनेंगे। तो ऐसे कैसे बनेंगे भाई? घरों के अंदर वो फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए जो लगनी चाहिए। फैक्ट्री जो घरों में चल रही है, क्यों चल रही है भाई? तो सरकार को चाहिए कि फौरन इस पर कार्रवाई करे। अब मैं आपसे एक तीसरा सवाल ये करना चाहूँगा, हमारे राजस्थान का ही है, और जो कि अभी पिछले 12 सालों से हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विकास का एक तरीका है कि उस शहर का नाम बदल दो, उससे उस शहर का विकास हो जाता है। इसी तरीके से उन्होंने झुंझुनू के अंदर एक इस्लामपुर गांव है, उसका नाम श्री रामपुर करने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई है वहाँ के विधायक ने।
इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये नाम बदलने से क्या वहाँ की सड़कें बन जाएंगी? क्या वहाँ पर पानी बिजली की व्यवस्था हो जाएगी? क्या वहाँ स्कूल बन जाएंगे? क्या वहाँ फैक्ट्रियाँ आ जाएंगी? क्या वहाँ आईटी सेल के बड़े बड़े हब आ जाएंगे? बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। मुझे खुद ये समझ में नहीं आता कि ये सरकार को विकास के काम करनी चाहिए, तरक्की के हमवार रास्ते करनी चाहिए, ये नाम बदलने में क्यों तुली हुई है? इनके जो प्लानर हैं, इनके जो एडवाइजर हैं इस सरकार के, चाहे राजस्थान सरकार हो या भारत की सरकार हो, नाम बदलना, नाम बदलना, और नाम जहां इस्लाम का आ गया, खान का आ गया है, रहीम आ गया, बदल दो। क्या मकसद है भाई? ये मकसद क्या है? अगर इससे तरक्की होती है, यहां से वहां के लोग खुशहाल हो जाएंगे, वो गांव हमारा हीरो गांव बन जाएगा, पैसे वाले लोग वहां के हो जाएंगे, तो बदल दीजिए आप। और वो विधायक साहब को ये सोचना चाहिए कि विधायकी करने आए हैं, जीते हैं वो, तो वो क्षेत्र में विकास करें। स्कूल की हालत क्या है? कॉलेजेस हैं कि नहीं आपके पास? गर्ल्स के लिए कोई हॉस्टल आपने बनाया क्या? कम्युनिटी सेंटर आपने बनाया क्या? मैरिज सेंटर आपने बनाया क्या? जहां रोड नहीं थी वहां किया क्या? पंचायत को मजबूत किया क्या? ये नामकरण बदलने का काम मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि भारत की सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही है। और मैं तो कोर्ट से भी कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट से, कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसमें दखल दिया जाए। जी बिल्कुल, वो देना ये चाहिए। इस तरह से हर चीज का नाम बदलना, ये कौन सा क्या आ गया भाई? अगर नाम बदलने से उस क्षेत्र का विकास भी हो जाए और उसमें 40-50 हजार करोड़ रुपए आप लगाने की हिम्मत भी रखते हो, तो उसमें तो हम भी साथ हैं। अफसोस की बात है कि राजस्थान सरकार को ये नहीं दिख रहा है। हमारी जो भजनलाल की जज्जी की सरकार है, जो पर्ची के द्वारा बनी गई है, इनको रोज दिल्ली आने जाने से इनको फुर्सत नहीं है हमारे मुख्यमंत्री साहब को। अरे कभी इनके वहाँ के एमएलए को बुलाइए, जो उन इस्लामपुर के जो क्षेत्र में आता है उनसे पूछिए कि क्या मकसद है, वहाँ के लोग चाहते हैं क्या, किस नाम से कोई तकलीफ है क्या? वहाँ का तो मेजोरिटी जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तबका है, वो खुद इसका विरोध कर रहा है। कह रहा हूँ हमारे जो बड़े भाई हैं, हमारे बहुसंख्यक है, वो खुद विरोध कर रहे हैं। खुद विरोध इस सरकार को समझना चाहिए। झुंझुनू जो प्रशासन है हमारा मुतालबा है कि इस बात को खत्म करे। ये क्या लगाया भाई? वहाँ कलेक्टर साहब भी होंगे, वहाँ एसपी साहब भी होंगे, विधायक हैं तो और लोग भी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं वहाँ के, उनको आगे आना चाहिए। जब सभी लोग मिलकर रह रहे हैं, बरसों पुराना गांव है, मैं खुद वहाँ इस्लामपुर गया हुआ हूँ कई बार, लोग बहुत अच्छी तरह मिलकर रहते हैं वहाँ, किसी तरह की दुविधा नहीं है। लेकिन इस सरकार को पता नहीं विकास इसी में नजर आ रहा है। नाम बदलो विकास, यानी काम नहीं करेंगे आप काम नहीं करेंगे, नाम बदलेंगे विकास हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। ये कागज की कश्ती कभी भी सफर नहीं कराती है इंसान को। कागज की कश्ती खाली देखी जाती है, यहाँ डाला वहां निकल गया। कागज की रस्तियों से समंदर और दरिया पार नहीं होती है मेरे भाई, वह हौसलों से होती है। तो सरकार को चाहिए कि फौरन इन चीजों को खत्म करे और राजस्थान में इस तरह की चीजें न लाए। ये नाम बदलेंगे, वो नाम बदलेंगे, भाई क्या मकसद है भाई नाम बदलने का? हमको राजस्थान को आगे ले जाना है। आप राजस्थान के मॉडल को सरकार गिरा रही है। हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है, लॉ एंड ऑर्डर का पता नहीं है आपके पास। राजधानी जैसों में कैसे कैसे काम हो गए, खोरी खो जैसे। आप इस पे फोकस कीजिए, शहर को डेवलप कीजिए, राजस्थान के और जो सिटी है उसको डेवलप कीजिए। जयपुर ही अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, कई सैकड़ों ऐसी गलियां हैं वो पूरी क्षतिग्रस्त हैं। बिल्कुल, क्या जयपुर का नाम बदलने से वो विकास हो जाए? तो जयपुर का भी नाम बदल दो। यानी ये बदलने का सिलसिला पूरे भारत में, इस नाम को इस्लाम कर दो। भाई इस्लाम से क्या मकसद है? हम ये चाहते हैं कि सरकार का चलाने का आपको मौका मिला है, आप सरकार चलाइए। आप हमारी सरकार है, हम सबकी सरकार है। कांग्रेस पार्टी मैं में बिलीव नहीं करती है, हम में बिलीव करती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने किया है, हम सब ने मिलकर किया है। इस मुल्क को हम सब ने मिलकर आजाद कराया। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, सब ने मिलकर के, हम सब ने मिलकर के हमने आईआईटी दिया आपको, आईआईएम अहमदाबाद दिया, हम डीआरडीओ दिया हमने आपको, रेल दिया हमने, आगरा नागल डैम दिया हमने, हवाई जहाजें दी हमने, 14-15 हजार रेलें दी हमने आपको, और आप कहते हो हमने कुछ नहीं दिया। एक साहब ने एक सवाल किया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा। मैंने कहा भाई ये कह रहे कुछ नहीं किया हमारे नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने। अबे हमने ही सब कुछ किया, उसी को तो आप बेचा जा रहा है। अगर हमने बनाया नहीं होता तो बेचते कैसे आप? तो सरकार इन चीजों को बंद करे। सरकार इस वक्त में महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। हमारी करेंसी देखिए, डॉलर की हालत देख लीजिए। आपने गैस को देखिए 2 बार बढ़ा दिया है, 90 रुपए तक गैस को आपने बढ़ा दिया। अच्छा, गैस को लेकर ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उज्ज्वला योजना जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने लागू की थी, जी साहब, 2016 में
साल में 9 सिलेंडर उसमें मिला करते थे। अब इसमें से 9 सिलेंडरों को घटा के साल में 4 सिलेंडरों पे लेके आ गए। क्या इससे मिडिल क्लास के लोगों पे फर्क पड़ेगा या नहीं? बड़ा दुखदाई, बहुत ही मंदाना सवाल है। बहुत दुख है मुझे जिस दिन से ये पास हुआ है। जी 12 सिलेंडर देने का आपने वादा किया। 10-11 करोड़ महिलाएं थी हमारी बहनें, बेटियां, माएँ, जिनके लिए आपने 2016 में कहा उनकी आंखों में धुआं जाता है, उन्हें बीमारियां पैदा होती है, इसलिए हम ये देंगे। तो 12 दे रहे थे, फिर 9 किया, 4 किया। तो सरकार, एक आदमी, आपके नेता से पूछ लीजिए, जो आपका मंत्री है उससे पूछ लीजिए, 5 आदमी की फैमिली, 1 सिलेंडर 20-25 दिन चलता है, और आप उनको 4 सिलेंडर दे रहे हैं, सब्सिडी बहला रहे हैं आप। यानी आप झूठ बोल रही है। ये भारत की सरकार और जिस भी राज्य की सरकार है झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, किसान के साथ, जवान के साथ धोखा है। आपने कहा था हम गांव वालों को देंगे, धुएं से बचेंगे। 4 सिलेंडर में काम चलेगा उनका? ये बिल्कुल धोखा है। हम सरकार से मांग करते हैं, उज्ज्वला योजना उतने लोगों को मिलनी चाहिए, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को, उसको भी कम कर दिया इन्होंने। और हर जगह वादा फेल है। बिहार में वादा किया था 10,000 चुनाव के टाइम, खट, बाद में नहीं दिया गया, सब लोग चिल्ला रहे हैं। बंगाल में वादा किया, दीदी 1700 रुपये दे रही थी, हम 3,000 रुपये देंगे, अभी तो कोई बात नहीं हो रही है। तो ये उज्ज्वला योजना के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको पूरे के पूरे 10-12 सिलेंडर दिए जाएं, फौरन दिए जाएं। ये धोखा नहीं बर्दाश्त करेगी जनता। आपको याद रखिए, आज आप सरकार में हैं, कल नहीं होंगे। और ये तोड़ने का जो सिलसिला, नाम बदलने का सिलसिला बंद कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास जब लिखा जाए तो उसमें सबसे ऊपर सफ़े अव्वल में लिखा जाएगा कि एक सरकार भारत में ऐसी आई थी जो सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही थी और तोड़ने का काम कर रही थी, बुलडोजर। अच्छा, इसी तोड़ने से मुझे याद आया कि राजस्थान के अंदर और पूरे भारत के अंदर एक मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, उनकी इबादत गाहें तोड़ी जा रही हैं। इसको लेकर इसमें एक मुसलमान समाज में काफ़ी हताशा भी है। तो आप मिल्लत के नाम पर ऐसा क्या पैगाम देंगे ताकि वो इसमें डिमोटिवेट ना हो? मिल्लत के लिए तो यह है कि भाई सब्र करें, कानून की पासदारी करें, वो हम करते आए हैं। जी कानून की पासदारी करना हमारे लिए फर्ज अव्वलीन है। जिस मुल्क में रहे तो उस खुलफा की भी हमें इज्जत करनी है, कर रहे हैं। जी हमें टारगेट किया जा रहा है, सरकार कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसके लिए यह है कि कोर्ट कचहरी है। अगर आपको कहीं जास्ती ज़्यादा लग रही है तो कोर्ट है, वकला है, वहाँ जाया जाएगा, सब्र किया जाएगा। मसला है ताकतवर बनने का। हमेशा कमज़ोर का शोषण होता है इस दुनिया में, याद रखिएगा कासिम भाई, कमज़ोर का शोषण होता है। और ताकत किस चीज़ में है? कलम में है। हाथ में कलम आई चाहिए। तो हमारे बात के बच्चों के हाथ में कलम हो, कॉपी हो, किताब हो, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज होइए, ताजिर बनिए, मिलकर चलिए। मकानों में और शादी ब्याहों में कम पैसा खर्च कीजिए, तालीम पे ज़्यादा खर्च कीजिए। कानून की सदा पासदार रहे हैं, हम सदा पासदार रहेंगे। कानून को हम सबसे ऊपर मानते हैं और मिल्लत हमारी मानती है और मानना चाहिए। मुल्क कानून से चलता है, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तरीक़ा ये है कि मिल के चलना होगा। हम में कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए मिलकर चलिए, साथ चलिए, लोगों को पढ़ाइए, लिखाइए, बच्चा बच्ची दोनों को बेहतर बड़े बड़े ओहदों पे फाइज बनिए। तालीम, तरबियत, तिजारत, मिल्लत, सेहत, मोहब्बत और सियासत, इन नारों पे आप फोकस कीजिए और कानून से सदा डरिए, कानून से सदा मानिए। तो ही आपकी भी भलाई है, इस देश की भी तरक्की इसी में। क्योंकि आप अगर तरक्की चाहते हैं, और तरक्की का 2 रास्ता है। जो लोग, जिनको बड़ा बनना होता है ना कासिम साहब, वो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। जो लोग सूरज को जगाते हैं, दुनिया उन्हीं को सलाम करती है। तो हमें इन चीज़ों पे भी हमारे बच्चा बच्ची को रखना है। नशे से बचाना है हमें। नशा जो पीने खाने का चल रहा है, और नशा ये देखने का जो चल रहा है, जो मोबाइल से कहते हैं, ये भी एक नशा है। इससे बचाइए, मिलकर चलिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। जो कोई चीज़ है बुरी आदत, तो रोज़ाना एक चीज़ को आप छोड़िए और उसको ख़त्म कीजिए। तरक्की यकीनन है। हमारी तरक्की हमारे शहर की तरक्की है, हमारे राज्य की तरक्की है, हमारे मुल्क की तरक्की। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, पर्सनली थोड़ा है। अभी कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक विभाग राजस्थान में आपको प्रवक्ता और कोऑर्डिनेटर का ये पद ग्रहण दिया है।
इसको लेकर आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप समाज के अंदर या अल्पसंख्यक के अंदर खास करके? बड़ा अच्छा सवाल है जी। बहुत बहुत आपको भी सलामत हो। आज पार्टी ने मुझे प्रवक्ता कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी राजस्थान प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग बनाया है। मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूँ हमारे पार्टी के बड़े नेताओं का, सरबराहों का, राहुल खड़गे साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। राहुल गांधी जी जो हमारे बड़े लीडर हैं, इस मुल्क के बड़े लीडर हैं, दुनिया के बड़े लीडर हैं, आने वाले कल के प्रधानमंत्री हैं देश के। इस्तकबाल करता हूँ माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हमारे भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिनके आदेश पे मुझे बनाया गया है, जिनकी नजर करम से राजस्थान के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब आली जनाब इज्जत माब बड़े भाई MD चौबदार साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं उनका बड़ा मशकूर और ममनून हूँ। पजराई करता हूँ, खैर मकदब करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ राजस्थान के जो हमारे PCC चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा जी साहब, अशोक गहलोत जी साहब, टीकाराम जूली जी साहब, हमारे नेता, हर दिलों की धड़कन, भारत के कांग्रेस पार्टी की आन बान शान सचिन पायलट जी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी मेहनत के साथ, बड़ी लगन और शिद्दत के साथ, पेशेंस के साथ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पार्टी को सही तरीके से डिफेंड करूँ। हमारा नारा आओ हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं, राज्य और भारत में कांग्रेस की सरकार लाएं, ये हमारी मंशा रहती है, क्योंकि हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए देखिए कि मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारी है, गीता भी हमारी है, कुरान भी हमारा है। तो मैं सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, जयपुर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे हमारे साथ मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा साहब और प्रवक्ता एंड कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग राजस्थान को पदभार संभालने पर हमारा फोकस द फ्यूचर चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।